नमस्कार। जी बिजनेस का देश के माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस यानी एमएसएमईज के साथ पिछले कई साल से काफी डीप कनेक्ट रहा है। फिलहाल वक्त काफी चुनौतीपूर्ण चल रहा है। कोविड के तेजी से बढ़ते मामलों ने हम सभी के लिए, खासकर एमएसएमईज की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हम आज से एक नई सीरीज का आगाज कर रहे हैं, एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन। इस खास सीरीज में हम देश के प्रमुख एमएसएमई क्लस्टर्स, खास शहरों का रुख करेंगे। शहर दर शहर स्मॉल बिजनेसेस की चुनौतियों का जायजा लेंगे। साथ ही हमारे साथ इस शो में कुछ खास मेंटर्स भी ज्वाइन करेंगे जो स्मॉल बिजनेसेस की हैंड होल्डिंग करेंगे। सीरीज के पहले शो में हम रुख कर रहे हैं पुणे का, जहां पर बड़ी संख्या में एमएसएमईज मौजूद हैं। इसकी पहचान एक लीडिंग ऑटोमोबाइल और आईटी हब के तौर पर भी है। हमें आज कार्यक्रम में ज्वाइन कर रहे हैं प्रशांत गिरबानी, डायरेक्टर जनरल मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, एमसीसीआईए। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अनिल भारद्वाज, सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस फिस्मे। आप दोनों का शुक्रिया एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन में हमें ज्वाइन करने के लिए। आइए बातचीत को अब शुरू करते हैं। प्रशांत जी, आप हमें बता सकें, आप इस मौजूदा माहौल को किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? कोविड की इस नई वेव से काफी अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। खासकर छोटे कारोबारियों के कामकाज पर काफी असर देखा जा रहा है। आप कैसे देखते हैं? अगर इकोनॉमी की तरफ देखें तो अर्थव्यवस्था में उसका इम्पैक्ट पिछले साल की तुलना में कम है, क्योंकि कई सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियां अभी भी काम कर रही है, चल रही है महाराष्ट्र में और देश के अन्य विभागों में भी। तो इसलिए अगर पिछले साल से तुलना की जाए तो आर्थिक जो इम्पैक्ट है, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, वो कम है। पर जो हमारी अपेक्षा थी रिकवरी की, उस अपेक्षाओं को, उस रिकवरी को जरूर ब्रेक लगा है। इसकी वजह से दुर्दैवपूर्ण बात है कि जब भी इकोनॉमिक इंपैक्ट होता है तो वो डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा लघु मध्यम उद्यमियों पर होता है, और यही अब भी हो रहा है। तो अनिल जी, आप बता सकें, जैसे प्रशांत जी कह रहे हैं कि इस बार इकोनॉमिक इम्पैक्ट पिछले साल के मुकाबले उतना नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कई इलाकों में कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं, नाइट कर्फ्यूज हैं, कुछ एरियाज में कई जगह लॉकडाउन है। इससे एमएसएमईज पर असर काफी देखा जा रहा है। तो उनको सपोर्ट कैसे किया जा सकता है, राज्य सरकारों की तरफ से भी, केंद्र सरकार की तरफ से भी? इस बार में जो अंतर है अभी तक, वो सिर्फ इतना है कि चूंकि लॉकडाउन नेशन वाइड नहीं हुआ, माइक्रो या रीजनल लॉकडाउन्स हैं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स हैं, तो इमीडिएटली हमें ये दिखाई नहीं देता कि इसका इम्पैक्ट कितना है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका भी काफी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। बॉम्बे बहुत बड़ा एक सप्लायर बेस है, वहां इंपोर्ट होता है, वहां से फिर चीजें पूरे देश में फैलती हैं। तो जब इन बड़े शहरों में लॉकडाउन होता है तो चाहे वो रीजनल दिखाई पड़े, पर उसका देर सवेर नेशन वाइड इम्पैक्ट होना लाजमी है। और मुझे लगता है कि ये इम्पैक्ट होगा, और उतना नहीं होगा जितना पिछले साल हुआ, लेकिन यदि स्थिति नहीं सुधरी तो ये पिछले जितना भी हो सकता है। तो प्रशांत जी, ये बता सकें, पिछली बार एमएसएमईज को राहत देने के लिए सरकार ने कई ऐलान किए थे। इस बार आप क्या उम्मीद करते हैं? आपने सही कहा, पिछले साल सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए थे। उसमें से जो क्रेडिट गारंटी वाला सपोर्ट था, 3 लाख करोड़ की जो उन्होंने लिमिट रखी थी, वो सबसे बड़ा इनिशिएटिव था। सरकार ने उसे एक्सटेंड किया है, ये बहुत सराहनीय बात है, बहुत अच्छी बात है, उसका लाभ होगा। उसके साथ साथ सरकार ने और 2-3 स्कीम लॉन्च की थी। एक थी सबऑर्डिनेट डेट वाली स्कीम जो 21,000 करोड़ की, एक थी फंड ऑफ फंड वाली स्कीम जो 51,000 करोड़ की। उन स्कीम्स का फायदा अभी तक जिस पैमाने पर ग्राउंड पर आना चाहिए वहां तक नहीं आ पाया है, तो इसलिए उन स्कीम्स को स्पीड अप करने की जरूरत है उनके एग्जीक्यूशंस में। तो ये एक रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट को। दूसरी ये है कि कई सारी स्कीम्स होती है, जैसे कि लीन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है जो पिछले 18 महीनों से बंद है, चल ही नहीं रही है। तो ये जो स्कीम्स है, इन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए, इन्हें कार्यान्वित करने के लिए ज्यादा प्रयास करने जरूरी है, जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं। अनिल जी, आप हमें बता सकें, एनबीएफसीज की तरफ से आरबीआई को अभी रिक्वेस्ट की गई है कि एमएसएमईज एडवांसेस की जो वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम थी उसको एक्सटेंड किया जाए 31 मार्च 2022 तक। इसको आप कैसे देखते हैं? एमएसएमईज को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, खासकर उनको जिन्होंने किसी ना किसी रूप में लोन लिया है बैंक से, या बैंक के साथ में उनकी डीलिंग है, कोई फंड्स उन्होंने लिए हैं, तो वो है कि उनके एनपीए के जो नॉर्म्स है वो प्री कोविड तरीके से बने हुए हैं, प्री कोविड व्यवस्था के हिसाब से बने हुए हैं।
लेकिन अभी जो बिजनेस के साइकिल्स हैं, पेमेंट के साइकिल्स हैं, माल बनाने के साइकिल्स हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो उसी नॉर्म से चले तो लगभग 75% एमएसएमई जिन्होंने लोन लिया है वो किसी ना किसी रूप में एनपीए के SMA 1 या SMA 2 या SMA 3 की कैटेगरी में आते हैं। एनपीए के नॉर्म्स में फ्लेक्सिबिलिटी मिले, उनको एक्सटेंड किया जाए, ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। और कोई भी एमएसएमई सिर्फ इस वजह से बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि कोविड आ गया। कोविड के आने से ये तो हो सकता है कि बिजनेस कम हो जाए, पर ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए कि उसको बिजनेस ही बंद करना पड़े। वो देश के भी हित में नहीं है, एंटरप्रेन्योर के हित में नहीं है, राज्य के हित में नहीं है। अनिल जी, हम आपके पास लौटते हैं। प्रशांत जी, ये बता सकें, वर्कर्स के वापस जाने की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। रिवर्स माइग्रेशन पर आप इंडस्ट्री की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? कम से कम मैं पूना और महाराष्ट्र की बात करूं तो जो रिवर्स माइग्रेशन है उसकी लेवल भी काफी कम है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। उसका कारण ये है कि अभी भी कई सारी फैक्ट्रीज काम कर रही है पूना में और महाराष्ट्र में। तो इसकी वजह से अभी जो वर्कर्स हैं, माइग्रेंट लेबरर्स हैं, वर्कर्स है, वो जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि अभी काम यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा, फैक्ट्रीज कंटिन्यू रहेगी, इसलिए उन्हें वापस जाने की जरूरत नहीं है। तो उस लेवल पर नहीं है रिवर्स माइग्रेशन जिस लेवल पर पिछले साल हो रहा था। पर यह बात जरूर है, जिस भी एक्सटेंट पर रिवर्स माइग्रेशन होता है, इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट, उसका इंपैक्ट जरूर एमएसएमईज पर होता है, क्योंकि एमएसएमईज में कम मशीन्स होती हैं और हर वर्कर एक मशीन को अटैच होता है। जब वो वर्कर ही नहीं है तब वो मशीन काम करना बंद करती है और उसका पूरे सप्लाई चेन पे इंपैक्ट हो जाता है उस एमएसएमई के। इसलिए लेवल कम है बट फिर भी उसका इंपैक्ट हो रहा है। अब समय है कि पुणे के एमएसएमईज की तरफ से जो प्रश्न आ रहे हैं उनको हम शामिल करें। पहले सवाल के साथ मौजूद हैं युवराज खशीवा वायम के सॉल्यूशन से। देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। Cash is the lifeline to the SMEs, so timely payments are critical to our survival, especially in these COVID times. However, we regularly find our payments are delayed by both our large corporate clients as well as the government departments. This puts a lot of stress on our working capital cycle. What can be a solution? प्रशांत जी, आपकी क्या राय होगी युवराज जी के लिए, क्योंकि डिलेड पेमेंट्स एक बड़ा कंसर्न एरिया रहा है और ऐसे में ट्रेड्स प्लेटफॉर्म और उसकी भूमिका को भी आप किस तरह से देखते हैं? मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि एमएसएमई एक्ट के अनुसार 45 डेज में एमएसएमईज का पेमेंट करना जरूरी है, बड़ी कंपनियों के लिए भी और पीएसयूज के लिए भी। तो सबसे पहले तो एमएसएमईज ने यह जानना जरूरी है कि ऐसा एक एक्ट है जिसके अनुसार 45 डेज में बड़े कंपनियों ने पेमेंट करना जरूरी है, और ये अवेयर करवाना जरूरी है बड़ी कंपनियों को कि आप 45 डेज में हमें पे करिए। ये रहा पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट्स को एमएसएमईज को हेल्प करने के लिए फैसिलिटेशन सेंटर्स खोलने की सलाह दी है। तो हर स्टेट में फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, तो एक एमएसएमई उस फैसिलिटेशन सेंटर के पास भी जा सकती है ये मुद्दा लेकर कि बड़े कंपनी की तरफ से मुझे अपना पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रहा है। तीसरा मुद्दा है जो आपने जिसके ऊपर गौर फरमाया कि ट्रेड्स एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। ये आरबीआई की पहल है। 10-20 हजार से ज्यादा एमएसएमईज ने ऑलरेडी ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे अपना इनवाइस रखा है और उस इनवाइस पे बिल डिस्काउंटिंग या ट्रेड डिस्काउंटिंग लिया है। इससे फायदा ये है कि 8 से 10 दिन के अंदर आपको आपके इनवाइस के ऊपर पेमेंट मिल जाएगा, और इसकी क्रेडिट रिस्क जो है बड़े कंपनियों से वो पैसा लेने की, वो अब उन ट्रेड्स प्लेटफॉर्म वाली कंपनियों की रहेगी, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रहेगी। और इसकी कॉस्ट भी काफी रीजनेबल है, वो सिर्फ 4 to 8 या 4 to 10% के बीच में इसकी कॉस्ट है, एनुअलाइज्ड 4 to 10%, जो कि बहुत रीजनेबल है एज कंपेयर टू आप साहूकार या इनफॉर्मल सोर्सेज से पैसा ले लें। अनिल जी, युवराज जी को आप क्या कहेंगे? इसको लेकर कई कदम भी उठाए गए हैं डिलेड पेमेंट्स के फ्रंट पर, इनको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? मेरे ख्याल से ये जरूर देखना चाहिए कि उधार देने वाले से उधार देने से जहां तक बचा जा सकता है बचे, और दूसरे ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का ज्यादा इस्तेमाल करें। यदि आपका बायर ट्रेड प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो कोशिश करें एसोसिएशंस की मदद ले और ये परसुएड करें उनको कि वो ट्रेड प्लेटफॉर्म पर अपने आप को रजिस्टर करें। आइए अब अगला प्रश्न शामिल करते हैं। ये प्रश्न आर्यव्रत इंजीनियरिंग से अविनाश शेरॉन का है। आइए देखते हैं। In the current situation, being a small scale company,
our profitability and competitiveness is constantly going down. What measures can you recommend us to improve our productivity and reduce our costs? प्रशांत जी, ये बताइए फिर प्रोडक्टिविटी को कैसे बेहतर करें, साथ ही कॉस्ट को कैसे कम किया जाए। आप लोगों की तरफ से भी इस तरफ कई इनिशिएटिव्स रहे हैं, तो अगर आप अविनाश जी को इस बारे में बता सकें। कॉस्ट सेविंग के लिए कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स है। हमारे कई सारे मेंबर्स ने, कम से कम 150-200 हमारे ऐसे मेंबर्स है सौरभ जी, जिन्होंने लीन मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर या ZDD जैसी स्कीम्स का बहुत अच्छा फायदा लिया है। इन 150-200 कंपनियों में कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनको 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का कॉस्ट सेविंग हो चुका है इस क्लस्टर में पार्टिसिपेट करने की वजह से। तो मैं सबसे पहले तो कहूंगा कि ऐसे क्लस्टर्स में आप जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। सरकार से भी निवेदन रहेगा कि इन क्लस्टर्स को कंटिन्यूअसली आप कार्यान्वित या एग्जीक्यूशन मोड में रखिएगा। दूसरी चीज ये है कि बड़ी कंपनियों को, बड़ी कंसल्टेंसी कंपनियों को तो अफोर्ड नहीं कर पाती MSMEs, बट कई सारे छोटे कंसल्टेंट्स होते हैं जो लोकल कंसल्टेंट्स होते हैं, उनकी जरूर आप मदद लें। अनिल जी, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए आपकी क्या राय रहेगी? तो जो एक्सपर्ट्स हैं और जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, उनका कहना है कि हमें अपने बिजनेस मॉडल्स को रिवर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो चीजें, वो एक्सपेंसेस जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है, उसको हम इतना कम कर दें कि हम 40 to 50% कैपेसिटी पर भी यदि अपने प्लांट को चलाएं तो भी हम सरवाइव कर सकें। तो यानी एक तरह से फ्लैब कट करने जैसा है। आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस हेल्पलाइन। आज हम फोकस कर रहे हैं पुणे पर। हम जल्दी लौट कर आएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस हेल्पलाइन। आज हम बातचीत कर रहे हैं पुणे के MSMEs के साथ। अगला सवाल आप शामिल करते हैं यूनिटेक टेक्समेक्स से वृंदा बापट पूछ रही हैं। आइए देखते हैं वो क्या कह रही हैं। I would love to export my products. However, I'm not sure about how to begin, and I would like to know about the requirements and the procedures. Please guide me about this. तो प्रशांत जी, ये बताएं, एक्सपोर्ट्स के स्पेस में कदम रखना वो चाहती हैं जिस तरह से, MCCI उनको किस तरह से सपोर्ट कर सकता है? इसके लिए हमने MCCI में एक कोर्स ऑर्गेनाइज किया है जो हम हर साल चलाते हैं। इस कोर्स में 400 से 500 अलग अलग MSMEs पार्टिसिपेट करते हैं और इसका फायदा लेते हैं हर साल। इस कोर्स में एक्सपोर्ट की ABC से लेकर एक्सपोर्ट की किन देशों में अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके क्या रेगुलेशंस हैं, उसके क्या नोटिफिकेशंस नए हैं, इन सब पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है, उसके ऊपर नसीहत दी जाती है, उसके ऊपर गाइडेंस दिया जाता है। और ये गाइडेंस देने वाले लोग होते हैं जो खुद एक्सपोर्ट करते हैं, जो खुद बड़े कंपनियां हैं या खुद MSMEs ही हैं। अनिल जी, आप बताइए, एक्सपोर्ट्स के मोर्चे पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स इनके लिए काफी मददगार हो सकते हैं। आप इनको कैसे समझाएंगे? आज की तारीख में एक्सपोर्ट्स में एंटर करना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है, क्योंकि तरह तरह के बैरियर्स जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज ने लगाए हैं। लेकिन एक ही एरिया ऐसा है कि जिसका बहुत तेजी से प्रसार हुआ है और एक्सपोनेंशियली बढ़ा है, वो है ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हमारे यहाँ जो अमेजॉन है खासकर, और भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका हम इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। तो यदि आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि जो डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचा जा सकता है, B2B नहीं है, B2C है। दूसरी बात यह है कि ई कॉमर्स में तेजी से बहुत आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, पर इसके साथ साथ ये भी है कि ये काफी रूथलेस बिजनेस है और एकाएक बिजनेस बनते हैं और एकाएक बिगड़ते हैं कि आपका कंपटीटर कोई भी नेक्स्ट डे भी उस प्लेटफॉर्म पर आ सकता है और आपका सिर्फ पैसे की चेंज की वजह से वो आपका बिजनेस ले आ जा सकता है। तो लेकिन हर अच्छी चीज के साथ कुछ खराब भी होती है, यही बात ई कॉमर्स के साथ भी है। पर ई कॉमर्स एक अच्छा माध्यम है एक्सप्लोर करने का आज की तारीख में, जो कॉस्ट इफेक्टिव है और पॉसिबल भी है। ये आगे बढ़ते हैं नरोटे एग्रोटेक से तेजस नरोटा का अगला सवाल है, ये एग्री प्रोडक्ट्स के बिजनेस में है। My question is, I'm in the business of agricultural products. I want to venture into the export, but I do not have any idea. Kindly, will you tell me what are the business opportunities, what are the procedures requirements, and who can help me in this regards? प्रशांत जी, बताइए, एग्री स्पेस में फिर एक्सपोर्ट्स के मोर्चे पर भी काफी संभावनाएं हैं, तो नए मौकों के बारे में आप इन्हें क्या कहना चाहेंगे?
इंडिया का भी जो एक्सपोर्ट्स है उसमें घटौती हो गई है, पर एग्री एक्सपोर्ट एक ही जो ऐसी चीज है, एक ही ऐसा सेक्टर है जिसमें बढ़त हो गई है, वो भी 18 से 20% की बढ़त हो गई है एग्री एक्सपोर्ट्स में। तो एग्री एक्सपोर्ट ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा रीजन एग्री एक्सपोर्ट का ये है कि अभी भी हमारा शेयर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में सिर्फ 2.5% है, तो उसमें अपॉर्चुनिटी टू ग्रो जो है वो और भी बहुत ज्यादा है। तो इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। इसका फायदा उठाने के लिए हमने एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर शुरुआत की है एमसीसीआई में, जिसको नाबार्ड ने सपोर्ट किया है। सो नाबार्ड और एमसीसीआई ने मिलकर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर शुरुआत की है, जिसमें कि आपको फोन के ऊपर, ईमेल के ऊपर, और जब भी कोविड की सिचुएशन कम हो जाएगी तब फेस टू फेस गाइडेंस मिल पाएगा। अनिल जी, कृषि एक्सपोर्ट्स में न्यूअर अपॉर्चुनिटीज पर आपकी क्या राय होगी? मैं उन्हें सलाह दूंगा कि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल अपेडा, वो उनके संपर्क में आए, अपेडा के साथ में उनके अधिकारियों से बात करें या उनसे थोड़ी जानकारी ले, उनका क्या प्रोडक्ट है, किस कंट्री में वो मार्केट करना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट को उस मार्केट में किस स्टैंडर्ड्स का सामना करना पड़ेगा, क्या टेस्टिंग करवानी पड़ेगी, कौन सी टेस्टिंग लैब्स हिंदुस्तान में है, उसकी तैयारी वो कर लें। तो निश्चित रूप से ये अच्छा समय है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करने के लिए। आखिरी प्रश्न आइए हम शामिल करते हैं संदेश सालियान का, जो कि दिल्ली एंड समीर इंजीनियरिंग से हैं। Most businessmen face a big problem of court cases as they take a lot of time, are cumbersome and time consuming. We would like to know whether there's any alternative to that. नीति आयोग ने रिसेंटली पिछले 2 हफ्तों पहले एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की गाइडलाइंस पब्लिश की है। उसका जरूर एमएसएमईज ने फायदा लेना चाहिए। दूसरा ये है कि पुणे जैसे शहर में आईएलएस, हमारा जो लॉ कॉलेज है यहाँ पे, उन्होंने एक मीडिएशन सेंटर खोला है ताकि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर पाओ एक दूसरे के साथ मिलकर। अनिल जी, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जो अल्टरनेट मैकेनिज्म है उस पर आपकी क्या एडवाइस होगी? एक जो रजिस्टर्ड एसोसिएशंस हैं, जैसे पुणे के अंदर मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक काफी बड़ा और रिस्पेक्टेड चैम्बर है, वहां पर वो मदद ले सकते हैं। वहां पर अपने प्रोडक्ट, अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है, सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट है, सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट है, उसको रजिस्टर करवाएं और ये मीडिएशन की क्लॉज उसके अंदर डाल दे, तो पहला अधिकार जो है फिर वो इंटरवेंशन का वो लोकल चैम्बर के थ्रू हो जाएगा और उसमें मीडिएशन की संभावना काफी बेहतर हो जाती है। आप सभी का शुक्रिया इन प्रश्नों के लिए। अब अंत में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाएंगे जिन्होंने मुश्किल दौर में कुछ हटकर काम किया है। आइए रुक करते हैं एक्यूरेट गेजिंग से विक्रम सालुंके का, जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। विक्रम, आपका स्वागत है। आप हमें बता सकें, आप लंबे समय से प्रिसिशन मशीन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के कारोबार में जिस तरह से हैं, ये वेंटिलेटर्स के मैन्युफैक्चरिंग की तरफ कैसे आना हुआ है और कैसा अनुभव रहा है? पूना में एक 86 ईयर ओल्ड कैप्टन रुस्तुम भरूचा है। उन्होंने उनका एक मैकेनिकल वेंटिलेटर उन्होंने ओपन सोर्स डिजाइन किया था, तो उसके कुछ ड्राइंग्स बनाने थी। तो मैंने हमारे जो इंजीनियरिंग हेड है उनसे बात करके मैंने बोला कि हम तो सब घर में बैठे हैं, तो व्हाई नॉट हम घर से काम करके इनको ये ड्राइंग्स को कैड फाइल्स बनाने के लिए मदद करें। और फिर हमने पूरा वो एक प्रोटोटाइप मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोटोटाइप, पुणे की एक कंपनी है रेनू इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके साथ मिला के हमने पहला प्रोडक्ट जून तक तैयार किया। उसके लिए हमारी जो प्रिसीजन इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड है, इसका पूरा एक्सपीरियंस लेके हमने उसके कैलिब्रेशन के टूल्स वगैरह सब ऑर्डर कर दिए। और ये हमने एक कोशिश की कि ठीक है, इसकी जरूरत पड़ती है तो कम से कम एक अपना प्रोडक्ट लोकली इंडिया में बना के हम ऑफर करेंगे। विक्रम, फिलहाल आप कितने राज्यों में लाइफ सेविंग डिवाइसेस मुहैया करा रहे हैं? महाराष्ट्र में काफी रूरल एरियाज में मशीन दिए हैं, फिर गुजरात में दिए हैं, मध्य प्रदेश में दिए हैं, बंगाल में दिए हैं, वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में दिए हैं, बेंगलोर में दिए हैं। HAL के पास हमारे मशीन्स हैं। तो
कई 4-5 राज्यों में अभी हमारे सब मशीन्स हमने पिछले 6 महीने में पहले तो फर्स्ट वेव में दिए, फिर पिछले एक लास्ट मंथ से अभी सेकंड वेव जो शुरू हुई, तो बाकी भी सब राज्यों में अभी देना शुरू कर दिया। विक्रम, आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं। प्रशांत जी बता सकें, विक्रम सालुंके ने जिस तरह से मुश्किल दौर में भी अपॉर्चुनिटी को स्पॉट किया है, क्या कमेंट रहेगा आपका इनकी स्टोरी पर? विक्रम जी जो कर रहे हैं ये सराहनीय इसलिए भी है कि मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जब स्ट्रेस में है हमारे देश में कोविड की वजह से, तब उसे सपोर्ट करने के लिए आत्मनिर्भरता से मेक इन इंडिया प्रिंसिपल पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देते हुए हेल्थ केयर को भी सपोर्ट किया जा रहा है। तो इसलिए इसका डबल बेनिफिट है, इसलिए मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं। और ऐसे जो कई सारे एग्जाम्पल एमएसएमईज के देश भर में हैं, उन सबको हम सल्यूट करते हैं। देखिए, बिजनेस का पहला धर्म है सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करना, यानी कि ऐसा जिसमें कि वैल्यू निकले ताकि आप अपने लोगों को एम्प्लॉय कर सके, उन्हें अच्छा एक जीवन दे सके। बिना वैल्यू के या बिना सक्सेसफुल बिजनेस के तो कोई भी चीज नहीं चल सकती। तो ये कर पाना इस दौर में, कोविड की इस सिचुएशन में भी बहुत ही इंस्पायरिंग है। एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन में आप सभी का पार्टिसिपेट करने के लिए शुक्रिया। अनिल जी थैंक यू, प्रशांत जी धन्यवाद। चलते चलते हम आपसे यही कहना चाहेंगे, हर मुश्किल को एक सुनहरा मौका जानकर, हिम्मत को अपना साथी मानकर हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि जब भी चुनौती आती है सबक एक नया जरूर सिखाती है। तो फिर माहौल अनसर्टन जरूर है, लेकिन एमएसएमईज मजबूत हौसलों के साथ अपना कदम आगे बढ़ाएं। अगले हफ्ते एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन में हम एक नए शहर का रुख करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।